आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 27 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 28 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस खला के 2 अदद दीवार गिर आहरे ब्रैकेट लगे हुए थे, जिनसे जाहिर हो रहा था कि वहाँ किसी वक्त एयर कंडीशनर लगा हुआ था, जिसे मुस्तकिल तौर पर हटाकर मेरे लिए एक रास्ता तैयार किया गया था। हार्डबोर्ड पर मैंने बाहर से बतदरीज दबाव डाला तो चुभी फ्रेम खोरदा कीलों की जगह छोड़ने की मध्यम सी आवाज पैदा हुई और मैंने फौरन दम सहत कर अपना हाथ पीछे हटा लिया। चंद सानियों तक उसी तरह बैठा रहा। फिर मैंने खिड़की के करीब पहुंचकर मोहतात अंदाज में अंतर का जायजा लिया, तो ये देखकर दिल को तसल्ली हुई कि बिस्तर पर सोए हुए शिकार की पोजीशन में जरा भी तब्दीली नहीं आई थी। मैंने चौकन्ने अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता हार्डबोर्ड को उसी की जगह से उखाड़ा। उस वक्त मेरे जहन में ख्यालात की आंधी सी चल रही थी। A2 के फोन नंबर के जरिए मैं उस मकान में था। उस नंबर पर मेरी A2 से बात भी हो चुकी थी, लेकिन उस नंबर पर A2 से बात करने की रात 1 से 3 बजे का वक्त मुकर्रर था। 1 बजे से पहले उस नंबर पर कॉल एक उम्र रसीदा बूढ़ी औरत ने वसूल की थी, जिसके बयान के मुताबिक वहां कोई मर्द नहीं रहता था। न जाने बिस्तर पर कौन सोया हुआ था, बूढ़ी और बीमार औरत या कोई मर्द। मेरे लिए असाबी इस तरह पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था, लिहाजा मैंने आखिरी बार गर्दोपेश का जायजा लिया और फिर एयर कंडीशनर के खुले हुए सुराख में से गुजरकर ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। बिस्तर पर इंसानी हेवला बदस्तूर बेहिस्स हरकत पड़ा हुआ था। मैं आगे बढ़ा और फिर मेरे वजूद में मायूसी की लहर दौड़ती चली गई। वो एक फरबा अंदाम बूढ़ी औरत थी जो दुनिया और माफिया से बेखबर गहरी नींद सोई हुई थी। मेरी निगाहें औरत से हटकर कमरे का तवाफ करने लगी और मुझे एक गोशे में तपाई पर रखा हुआ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट भी नजर आ गया। मैं दबीज फर्शी कालीन पर तेजी से उस तरफ बढ़ा और रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो फोन पर टून आ रही थी। मैंने रिसीवर रखने से कबल अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो वहां रात के 11:15 बज रहे थे। मैंने गहरा सांस लेकर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। टेलीफोन और उस मकान तक मेरी रसाई हो चुकी थी, लेकिन A2 के बारे में कोई सुराग मिलता नजर नहीं आ रहा था। वो औरत जिस अंदाज में गहरी नींद सोई हुई थी, उसकी बिना पर मुझे यकीन हो चला था कि वाकई बीमार थी। फर्दा उम्र की उससे दहलीज पर इंसान इतनी गहरी नींद कभी नहीं सो सकता। शायद उस पर किसी ख्वाब आवर दवा के गहरे असरात थे। उस मखसूस सूरत हाल में मेरे लिए एक ही रास्ता बाकी रह गया था कि मैं उसी कमरे में ठहर कर 1 बजने का इंतजार करूं और फिर टेलीफोन के बारे में रुनमा होने वाली किसी मुतवक्के तब्दीली का खुद सुराग लगाऊं। महज उसी तरह मैं कोई पेश रफ्त कर सकता था। उस ख्वाबगाह में बाहर खुलने वाली खिड़की के अलावा 2 दरवाजे नजर आ रहे थे। उनके बारे में ये अंदाजा लगाना जरा भी दुश्वार नहीं था कि उनमें से एक मुल्हिका बाथरूम में खुलता था और दूसरा उस ख्वाबगाह को इमारत के अंदरूनी हिस्सों से मिलाता था। मैंने बढ़कर अंदरूनी हिस्से में खुलने वाले दरवाजे का जायजा लिया तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने अंदर से कुंडी खोलकर दरवाजा खोला और चंद सानियों तक दूसरी तरफ छाए हुए गहरे सुकूत पर कान जमाने के बाद नीम रोशन राहदारी में रेंग गया। इमारत खासी वसी साबित हुई, लेकिन वहां 4 नफूस ही दरियाफ्त हो सके जो सब गहरी नींद सो रहे थे। राहदारी में उम्र रसीदा औरत की ख्वाबगाह से मुल्हिक कमरे में एक जवान उल उम्र लड़की सोई हुई थी, या फिर किचन के करीब एक कमरे में 2 अधेड़ उम्र मुलाजम सोते नजर आए। मैं आगे बढ़ता हुआ मकान का दाखिली दरवाजा खोलकर बरामदे में निकल गया, लेकिन वहां कोई भी नजर न आया। उस सूरत हाल से हौसला पाकर मैं बरामदे से पुख्ता रविश पर उतरा और थोड़ी देर बाद यह फैसला करता हुआ वापस लौट आया कि वापसी में चोरों की तरह अकबी दीवार फांदने के बजाय मैं फाटक की जैली खिड़की ही इस्तेमाल करूंगा। वापसी पर मैं इमारत के अंदरूनी दरवाजे को हस्बे साबिक बंद करना नहीं भूला था। उस तमाम जायजे से फारिग होकर मैं दोबारा बूढ़ी औरत की ख्वाबगाह में पहुंचा तो घड़ी की सुइयां 12 के हिस्से पर रुकी हुई नजर आई। उसका मतलब था कि कुछ होने के लिए मुझे कम अज कम 1 घंटा इंतजार करना था। मैं मुसहरी के करीब फर्शी कालीन पर उस तरह दराज हो गया कि सोई हुई औरत पर निगाह रख सकूं। तवील इंतजार के आगाज ने दिल में सिगरेट सुलगाने की ख्वाहिश को जन्म दिया, लेकिन मैंने फौरन ही अपनी तलब का गला घोंट दिया। बुढ़िया बीमार थी। मुझे डर था कि कहीं उसे सिगरेट की बू से एलर्जी न हो। अगर मेरी सिगरेट नोशी की बिना पर वो खांसती हुई बेदार हो जाती तो मेरे पूरे मंसूबे पर पानी फिर सकता था। कालीन पर लेटे लेटे मेरा ज़हन सुल्तान शाह की तरफ भटक गया। ईसा खान के गिरोह से टूटा हुआ वो शख्स उस वक्त तक मेरे लिए बहुत कारामद साबित हो रहा था। यूं तो मेरी तंजीम की जड़ें दूर तक फैली हुई थी। मेरे नीचे काम करने वालों में भांत भांत के लोग मौजूद थे, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि उन सब में से सिर्फ और सिर्फ तंजीम के मफादात के लिए काम ले सकता था, जबकि मेरे दिल में बगावत जन्म ले चुकी थी। अपने बागियाना मनसूबा की तकमील के लिए सिर्फ सुल्तान शाह ही ऐसा आदमी था जिस पर मैं खुले दिल के साथ एतमाद कर सकता था। A2 तंजीम का सरबराह और बहुत ज्यादा बाखबर आदमी था, लेकिन वो भी सुल्तान के वजूद से बाखबर नहीं था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कराची छोड़ने तक मैंने उसे खुद से दूर ही रखा था। अगर एक बार वो खुलकर सामने आ जाता तो शायद मेरे लिए उसकी अफादियत महदूद होकर रह जाती। घर से एयरपोर्ट रवाना होने के लिए पहले मैंने सुल्तान शाह को टैक्सी से अलहदा भेजने का इरादा किया था, लेकिन बाद में मसलहत की बिना पर उसे साथ ही लेकर रवाना हुआ था और रास्ते में मेरे अंदेशे की तस्दीक भी हो गई कि कासिम ने मेरी हदायत से इनहराफ करते हुए अपने किसी गुर्गे को मेरी निगरानी पर मामूर किया हुआ था।
लेकिन निगरानी करने वाला उस कदर अहमक था कि खुद को मेरी निगाहों से पोशीदा न रख सका और फिर मेरी हदायत पर तारिक रोड पर सुल्तान शाह ने उसकी यादगार तरीके पर मुरम्मत कर डाली थी। मुझे पूरा यकीन था कि अपने आदमी के हशर का इल्म होने के बाद कासिम तिल मिला कर रह जाएगा और वाकयात की कड़ियां मिलाने के बाद उस दूसरे आदमी की तलाश में मसरूफ हो जाएगा जिसे उसके गुर्गे ने मकान से निकलते हुए मेरे साथ देखा था। मिट्टा खान की मौत के बाद हालात ने अचानक ड्रामाई मोड़ लिया था और आर्जी तौर पर A2 ने हंगामी हालात का ऐलान करके बाहिमी रवाबत को सख्ती से महदूद कर दिया था। उन हालात में मुझे कराची ही में रुकना था, लेकिन मैं उस अफरा तफरी से फायदा उठाकर लाहौर आ पहुंचा था। कासिम जब अपनी कोशिशों के बाद शहर में मेरा या मेरे मुआवन का सुराग न पाता तो यकीनी तौर पर उलझन में पड़ जाता। लिहाजा मेरी कोशिश यही थी कि जल्द अज जल्द अपनी मुहिम खत्म करके वापस कराची पहुंचूं और हामिद के जरिए हासिल होने वाले 3 नौजवान कारिंदों के जरिए माल बाहर भेजने की कोशिश करूं, क्योंकि उस हंगामी दौर में भी A2 ने उस काम को तातिल में नहीं डाला था और मुझे राब्ता रखने की हदायत दी थी। सुइयों का सफर धीमे धीमे जारी रहा और मेरा ज़हन ख्यालात के दलदल में डूबा रहा। मैं बजाते खुद फोन नंबर के हवाले से A2 का खोज लगाने की कोशिशों में मसरूफ था, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक अब तक वही तंजीम का सरबराह नजर आ रहा था। लेकिन तंजीम में हरूफ तहज्जी और नंबरों के इश्तराक से ओहदों की बाहमी शनाख्त का जो तरीका राज था, उसकी बिना पर मेरा यह क्यास था कि A2 से ऊपर 2 नहीं तो कम अज कम 1 आदमी जरूर मामूर होना चाहिए था और उसकी इम्कानी शनाख्त A1 या सिर्फ A होना चाहिए थी। इंसदाद मंशियात के बारे में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी मंदूब ने जो भयानक तस्वुर कशी की थी वो मेरे जहन में हर लम्हे ताज़ा थी। हेरोइन बेचने वाले हर दर्जे के लोग बज़ाहिर अपने माली मफादात के लिए उस घनाउने काम में मसरूफ थे, लेकिन दर हकीकत उनमें से हर शख्स एक बड़ी साजिश का ईंधन बना हुआ था। बैरूनी दिमाग मंसूबा बंदियां कर रहे थे, उनकी निगाहें तवील मायाद के सियासी और मुआशी मफादात पर मरकूज थी और पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरने वाला हेरोइन का जर्रा जर्रा उन्हें अपनी साजिश में कामयाबी के मंजिल से करीब तर ले जा रहा था। शायद A2 किसी बैरूनी आका को ही जवाब देता। A2 लाहौर में रहकर कराची तक के मामलात की देखभाल करता था, इसलिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि पाकिस्तान की हद तक तंजीम के सारे लोग उसकी स्वाबदीद पर मुनहसर थे। शायद कुर्बो जवार के ममालिक की मंडियों में उस जैसे कई और भी मकामी सरबराह रहे होंगे, वो सब एक ही आका के ताबे होंगे। तंजीम की जानिब से कुछ अर्से पहले मुझे एक बैनुल अक़वामी दौरे की तकमील के लिए जापान भेजा गया था। वो सफर मैंने एक फर्म एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के नुमाइंदे के तौर पर किया था। दूसरी तरफ से आने वाली एचले हाउस की नुमाइंदा थी। उससे मुज़ाकरात के इंतजार में मुझ पर एक खौफनाक इंकिशाफ हुआ जो मुकद्दर की बेरहम ठोकरें खाने के बाद गुंडागर्दी और गिरोह बंदी पर उतर आई थी। उसका गिरोह भी मंशियात के स्मगलिंग के गिर्द घूमता था। मर्द औरत मकामी और गैर मुल्की सभी दौलत कमाने के चक्कर में नस्लों और खानदानों को तबाही के मुहिब कार में ले चले थे। रजाला की मां की दर्दनाक जिंदगी का हाल गवाह था। कामरान की दीवानगी भी आंखों देखी बात थी। अचानक मैं चौंक पड़ा। ख्वाबगाह में रखे हुए टेलीफोन की घंटी एक बार धीमे से बजकर बंद हो गई। मैं चंद सानियों तक घंटी बजने का मुंतजिर रहा, लेकिन बददस्तूर वहां खामोश रही। बूढ़ी औरत बदस्तूर सो रही थी और मेरी रिस्ट वॉच पूरा टाइम बता रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ उठा और फोन का रिसीवर कान से लगाया तो बेख्तियार हल्क से एक गहरा सांस आजाद हो गया। उस फोन की लाइन बेजान हो चुकी थी। मैं चंद सानियों तक रिसीवर हाथ में लिए खाली और ज़हनी के आलम में खड़ा रहा। फिर फौरन ही मेरा ज़हन पुकारने लगा। वो औरत सच्ची थी। उसका A2 से कोई ताल्लुक नहीं था। उसका फोन जिस तरह बेजान हुआ था उसकी बिना पर मुझे अंदाजा हो रहा था और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त होता नजर आ रहा था कि टेलीफोन एक्सचेंज में A2 का कोई हरकारा मौजूद था जो मुकर्रर औकात में वो नंबर A2 को मुंतकिल कर देता था। फिर आखिर राजदारी कैसे बरकरार थी? एक्सचेंज में ड्यूटियां बदलने की सूरत में कितने आदमी एतमाद में लिए गए होंगे और क्या वो नजरी तजस्सुस के तहत A2 की फोन कॉल्स ना सुनते होंगे? मेरे पास वक्त कम था। 3 बजने से पहले पहले कोई कार्रवाई मुमकिन थी। फिर मुझे अंदर आए बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान शाह न जाने किस तरह वक्त गुजार रहा था। रिसीवर रखकर मैं उसी रास्ते से बाहर निकला जिसके जरिए कमरे में घुसा था, लेकिन इमारत से वापसी के लिए अहाते की एक भी दीवार फाड़ने के बजाय मैं फाटक की तरफ हो लिया। जैसे रास्ते से बाहर निकलकर मैंने वो आईनी खिड़की उस तरह बंद कर दी कि बाद नजर में वो महफूज नजर आए। फाटक की एक तरफ सतून पर 24 नेम प्लेट पर मिसेस दिलदार भट्टी का नाम नजर आ रहा था। उसे ज़हन नशीन करके मैं बेपरवाना अंदाज में आगे बढ़ता चला गया जिधर सुल्तान शाह से मुलाकात की उम्मीद थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं सुल्तान शाह को तलाश करने में कामयाब हो गया। वो अकीबी गली की तारीकी से निकलकर सामने आया तो उसके बशरे से तकान और बेजारी के आसार मुतरश्शे थे। कहाँ रह गए थे? उसने छूटते ही सवाल किया था। मुझे तो फिक्र हो चली कि कहीं पकड़े ही ना गए हो। अंदर मैदान साफ था। मैंने हंसते हुए पुरजोश लहजे में कहा, मेरा रुकना रायगा नहीं गया। 1 बजते ही फोन बेजान हो गया और मुझे यकीन है कि 3 बजते ही लाइन बहाल हो जाएगी। मैं समझा नहीं। वो कदरे हैरत के साथ बोला, तुम्हारी और भाभी की गुफ्तगू में किसी फोन कॉल का जिक्र तो आया था, लेकिन उसका वक्त से क्या ताल्लुक था? मैं खिफत अमेज अंदाज में हंस पड़ा। वो दुरुस्ती कह रहा था। अपनी मुहिम के सिलसिले में मैं उसे साथ तो लिए फिर रहा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह अपने मकासद से आगाह नहीं किया था। ना ही उसने किसी मरहले पर जरूरत से ज्यादा कुछ जानने की कोशिश की थी। वो सरासर हुक्म का बंदा था
और ये समझता रहा था कि मैं किसी इरादे से एक मकान पर चोरों की तरह घुसूंगा और वह बाहर रहकर खतरे की सूरत में मेरे इशारे का मुंतजिर रहेगा। मुझे एक आदमी की तलाश है। मैंने उसे आगाह किया। उस रात के 1 से 3 बजे तक एक फोन नंबर पर गुफ्तगू की जा सकती है। वो नंबर इसी घर का है। मुकर्ररा औकात के अलावा फोन करने पर एक बूढ़ी और बीमार औरत की आवाज सुनाई देती है जो शख्स से सरासर लाइल्म है। वो औरत इस वक्त भी अपनी ख्वाबगाह में बेखबर सो रही है। पहले उसका फोन सही था लेकिन 1 बजते ही नकारा हो गया, शायद एक्सचेंज से। बहुत बड़ी चूक हो गई मुझसे। वो गहरे मुतासिफ लहजे में बोला, काश तुमने ये सब पहले ही बता दिया होता तो इस वक्त तुम्हारा शिकार तुम्हारे कब्जे में होता। वो कैसे? मैंने हैर से पूछा। तुम्हें वो टेलीफोन कैबिनेट याद है जिस पर चढ़कर तुम अंदर कूदे थे? उसने कहा और मैंने जल्दी से उस बात में सर हिला दिया। 1 बजने से चंद मिनट पहले एक दुबला पतला पस्ता कद आदमी मेरी आंखों के सामने गंदी गली में घुसा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा उसने उस कैबिनेट के पास रुककर कुछ गड़बड़ की थी। मैंने उसकी टार्च की रोशनी में कैबिनेट का दरवाजा खुला देखा था, पर मुश्किल चंद मिनट बाद वो कैबिनेट का दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ से निकलता चला गया। मैं समझा कि महकमे का कोई फर्शनास मुलाजिम होगा जो इतनी रात गए किसी की शिकायत पर काम करने आया है। मुझे मालूम होता तो मैं उस मरदूद को वहीं रंगे हाथों चाप लेता। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने इस्तरारी लहजे में कहा। अब सारा मामला साफ हो गया। इस मामले का एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं। सारी गड़बड़ इसी कैबिनेट से की जाती है। तारों की जरा सी रद्दोबदल से वो नंबर कहीं और मुंतकिल हो जाता है। उसका मतलब है कि मेरा मतलूबा आदमी आस पास ही कहीं रहता है और उसके फोन की लाइन भी इसी कैबिनेट से निकलती है। वो पस्ता कामत अब 3 बजे फिर आएगा और तारों को वापस असल जगह छोड़ देगा। किसी को कानो कान भी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ था। इन डब्बों से इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है तो ये खुले क्यों रहते हैं? उसने हैरत से सवाल किया। ये मकफिल रहते हैं। हो सकता है कि उस शख्स ने किसी तरह इस कैबिनेट की जाली चाबी बनवा ली हो या शायद वो पस्ता कामत महकमे ही का कोई लाइन मैन हो। मैं समझा। वो तो अफहीमी अंदाज में सर हिलाकर बोल रहा है। जब भी फोन रखने वाले ज्यादा बिल को रोकते रहते हैं। अगर तुम्हारा मतलूबा आदमी 1 से 3 बजे तक दुनिया जहान से फोन पर बात करता रहे तो बिल बुढ़िया ही को मिलेगा, जबकि उस बेचारी के फरिश्तों को भी इस रद्दो बदल का इल्म नहीं होगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे दिल ही दिल में A2 की अयारी का एतराफ करना पड़ा। उसे बहुत होशियारी के साथ छानबीन के बाद अपने मकासद के लिए मिसेस दिलदार भट्टी के फोन नंबर का इंतखाब किया था। उसने अपने वसाइल से मालूम कर लिया होगा कि बुढ़िया बीमारी और तन्हाई के सबब रात में फोन इस्तेमाल ही नहीं करती। दूसरी तरफ वो खुद मुकर्ररा औकात में उस नंबर पर सिर्फ पैगामात वसूल करता था। शायद खुद कोई भी कॉल न करता हो। बिल की रकूम में कोई इजाफा न होने की वजह से बेचारी बुढ़िया पूरे मामले से बेखबर थी। A2 ने महज एक आदमी के जरिए अपनी जात के गिर्द एक हिसार खड़ा किया हुआ था। सिर्फ फोन नंबर के जरिए उस तक पहुंचना नामुमकिनात में से था। अगर किसी ने खोज लगाने की कोशिश भी की होगी तो बुढ़िया के मकान तक पहुंचकर यही समझा होगा कि मिसेस दिलदार भट्टी भी A2 के खेल में पूरी तरह शरीक है और A2 शायद उसी के छत के नीचे रहता है। उस तक मालूम करने के बाद तंजीम के किसी कारकुन की मजाल नहीं थी कि उस मामले पर मजीद दिमाग सोजी करता। मुख्तलिफ सड़कों से गुजर कर हम एक ऐसी सड़क पर निकले जहाँ से वापसी के लिए किसी सवारी के मिलने के इम्कानात थे। तो सुल्तान शाह चौंक पड़ा। क्यों? अब क्या इरादा है? वापसी। मैंने उसकी हैरत से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, तो क्या 3 बजे इस ठिगने को नापने का इरादा नहीं है? उसने मायूसाना लहजे में कहा, गुत्थी सुलझ गई है। अब अगला कदम सोच समझ कर उठाना होगा। उस शख्स को तो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है क्योंकि नंबरों के साथ ये कार्रवाई रोज ही होती है। जरूर सोचो समझो। वो भारी आवाज में बोला, लेकिन ये याद रखना कि मैं बेकारी से उकता गया हूँ। किसी वक्त दिमाग सनक गया तो किसी के भी सर हो जाऊंगा। फिलहाल हम गैर मुसल्ला हैं। असूली तौर पर तो मुझको ऐसी हालत में इस घर में नहीं घुसना चाहिए था। गलत कामों में मुसीबत आ जाती है। फिर लाहौर में हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। इसे पकड़ लिया तो कैद कहाँ करेंगे? आजाद किया तो वो अपने बाप को होशियार कर देगा। कैद करने की क्या जरूरत है? वो तेवरियों पर बल डालकर बोला। पूछगछ के बाद नरखरा दबाकर किस्सा खत्म। मुकर्ररा औकात में फोन नंबरों में रद्दो बदल न हो तो उससे ऊपर वाला होशियार हो जाएगा। ये ना भूलो कि हमारा मुकाबला बहुत चालाक और मुनज्जम लोगों से है। मैंने उससे समझाते हुए कहा, पस्तकद को तो छेड़ना ही नहीं है। अब हमें किसी तरह उस नंबर का पता चलाना है जिस पर बुढ़िया का नंबर मुंतकिल होता है। मैं अपने शिकार को बेखबरी में दबोचना चाहता हूँ। उसे मेरे अजाइम की जरा भी भनक मिल गई तो हम दोनों को कहीं अमान नहीं मिल सकेगी। वो यूं शाने उचका कर रह गया जैसे मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आई। वो बराह रास्त मरने मारने वाला आदमी था। ऐसे मामलात में सोच विचार का कायल नहीं मालूम होता था। इम्कान तो नहीं था कि मैं आवाज बदल कर फोन करता तो A2 पहचान लेता, लेकिन मैंने फिर भी मोहतात रहना मुनासिब समझा। थोड़ी देर बाद हम होटल पहुंच चुके थे। मैंने होटल के ऑपरेटर को मिसेस दिलदार भट्टी का नंबर दे दिया। थोड़ी देर बाद ऑपरेटर ने इतला दी कि नंबर में कोई गड़बड़ है। नंबर मिलता है मगर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने वाला मिसेस दिलदार भट्टी का नाम सुनते ही रॉन्ग नंबर कहकर सिलसिला मुनक़ते कर देता है। रिसीवर रखकर वो मानीखेज अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। होटल में यही एक दुश्वारी थी कि फोन अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, मगर फिर भी मैंने एक राह निकाल ली है। गजाला ने ऑपरेटर पर कॉल की अहमियत वाज़ह करते हुए
बराह रास्त कमरे में लाइन मांगी और ऑपरेटर ने फौरन ही उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर गजाला ने नंबर मिलाना शुरू किया तो रिसीवर मेरे कान से लगा हुआ था। पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया और मेरे कानों में हेलो की मखसूस खुर्राहट गूंज उठी। मैंने जल्दी से गजाला को इशारा किया और वो अपना मुंह माउथ पीस के करीब ले आई। मिसेस दिलदार भट्टी मौजूद है, लेकिन उसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले A2 ने उसीले अंदाज में रंग नंबर कहकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उस नंबर पर अपने कानों से A2 की आवाज सुनने के बाद हर सबूत सामने आ गया था। कौन था? गजाला ने तजस्सुस समेत लहजे में पूछा। हम सही खतूत पर आगे बढ़ रहे हैं, वही था जिसकी मुझे तलाश है। फिर अब क्या करेंगे आप? टेलीफोन के महकमे के किसी आदमी को पकड़ना होगा। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, कैबिनेट से हर नंबर के लिए कैबिन का एक अलहदा पेयर निकलता है। यह देखना होगा कि इस कैबिनेट पर मिसेस दिलदार भट्टी के अलावा और कौन कौन से नंबर हैं। फिर उन्हें यके बाद दीगरे देखना होगा। क्यों न छुप कर उस आदमी का पीछा करें जो रात को तारों में गड़बड़ करता है। हो सकता है वो A2 के ही मकान में रहता हो। उसने तजवीज पेश की। अव्वल तो इस जैसे मोहतात और पुरस्कार आदमी से ये उम्मीद नहीं कि उसने तार बदलने वाले को अपने घर में रख छोड़ा होगा। हो सकता है तार बदलने वाले को खुद इल्म न हो कि वो किसके लिए काम कर रहा है। उसे मुंह खोलते देखकर मैंने जल्दी ही वजाहत की। फोन नंबर मालूम होना और बात है, लेकिन आदमी से वो लाइल्म होगा। बस किसी न किसी तरह उसे मुकर्ररा वक्त पर अपना मुआवजा मिल जाता होगा। फिर अगर उसे ताक़ुब का शुबा हो गया और किसी से उसका जिक्र कर बैठा तो न सिर्फ मार दिया जाएगा बल्कि हम हमेशा के लिए A2 का सुराग खो देंगे। मैं तंजीम के तरीकाकार से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यहाँ राजदारी पहली जरूरत है। उसके लिए वो किसी भी मोहरे को पिटवाने से दुरेग नहीं करेंगे। वो पूरे वजूद से काम करें। मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे हैं। हमें सिर्फ एक आदमी को तलाश करना है और उससे बाज पुरस करनी है। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये कोई खूनरेज मुकाबला हो। सुल्तान शाह आपका साथी है और खून का प्यासा है। दूसरी तरफ आपका मुकाबला A2 से, जो अपनी जात को खतरात से बालातर रखने के लिए किसी का भी लहू बहा सकता है। मजबूरी है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए बेपरवाही से कहा। जब खून के प्यासों से मुकाबला हो तो उन्हीं के अंदाज में जवाबी कार्रवाई की तैयारी करना पड़ती है। मैं तो अब कुछ और ही सोच रही हूँ। वो पुरख्याल अंदाज में बोली। वो क्या? मैंने पुरतजस्सिस लहजे में सवाल किया। अगर हालात इस कदर खौफनाक हैं तो क्यों ना हम किनारा कशी इख्तियार कर लें। वो संजीदगी के साथ बोली। दुश्मन पर गालिब आना तो बात की बात है, अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? उसकी पेशानी पर फिक्र मंदाना लकीरें देखकर मैं हंस पड़ा। फिलहाल तो बड़ा कमजोर सा रिश्ता है हम दोनों का। फिर हम मुसलमान हैं। हिंदू होते तो शायद तुम्हें सती होना पड़ता मेरे बेजान जिस्म के साथ। वो चिल्ला गई। बाज़-औक़ात आप बिला ज़रूरत बोलते हैं। मुझे अपनी नहीं, आपकी सलामती ज़्यादा अज़ीज़ है। मेरी मानो तो तुम खामोशी से कराची वापस चली जाओ। ऐसा ना हो कि एशियन सिंडिकेट तुम्हारे लिए एक भयानक चाल बन जाए। अकेला रहकर मैं ज्यादा यकसोई से अपना काम कर सकूंगा। वो चंद सानियों तक अपनी थोड़ी दाहिनी हथेली पर टिकाए पुरख्याल नजरों से मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, अब मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि कहीं मेरी जात आपके लिए दुश्वारियां न पैदा कर दे। अकेले रहकर आप अपनी पूरी तवज्जो एक ही महाज पर मरकूज कर सकेंगी। फिर भी जाने से पहले एक बार मैं एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के दफ्तर का चक्कर जरूर लगाऊंगी। इस इदारे की तरफ से मेरे जहन में गैरत तजस्सुस अंगड़ाइयां ले रहा है। गनीमत है कि तुमने बहुत जल्द खुद ही सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया। अगर मुझसे जरा भी चूक हो गई तो मुझे काबू में करने के लिए वो तुम पर हाथ डाल सकते हैं। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, सुल्तान शाह अब क्या करेगा? चंद सानियों के बाद गजाला ने किस्मसाते हुए सवाल किया, कल तुम एशियन सिंडिकेट चाहोगी तो वो दूर रहकर तुम्हारी निगरानी करेगा। मैं भी यहाँ से जल्द अज जल्द वापस लौटना चाहता हूँ ताकि किसी को कराची से मेरी गैर हाजिरी का इल्म न हो सके। इस हंगामी दौर में भी एक अहम काम मेरे सुपुर्द है जिसे अब मुकम्मल हो जाना चाहिए, वरना मेरी पोजीशन मखदूश हो जाएगी। कौन सा अहम काम? उसने हैरत से सवाल किया। कैरियर्स के जरिए हेरोइन की बैरून मुल्क स्मगलिंग। मैंने एक बार फिर गहरा सांस लिया। उस वक्त तंजीम की सारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, लेकिन यह काम बहर सूरत होना है। आदमियों का इंतजाम करते ही मुझे A2 से राब्ता पैदा करना होगा ताकि उससे बकिया हदायत ले सकूं। आप गले तक इस दलदल में धंसे हुए हैं। वो तासुफ हमेज लहजा में बोली, खुदा करे कि हम दोनों जल्द ही इस मनहूस तंजीम का शराजा मुंतशिर करने में कामयाब हो जाएं। उसकी मासूम सी ख्वाहिश पर दिल ही दिल में हंस कर रह गया। अगर महज बद्दुआओं से बदी का मिटना मुमकिन होता तो शायद दुनिया इस वक्त जन्नत बन चुकी होती। मकान वसी और अरीज था। फाटक से लेकर दीवारों तक हर चीज से हमारे छलकती थी, लेकिन उन सब तासरात पर वीरानी का एहसास बुरी तरह हावी था। फाटक के करीब दीवार पर चढ़ी हुई फूलदार बेलों के सब्ज पत्तों पर जमी हुई गर्द की तहों से जाहिर हो रहा था कि वहां देखभाल का अंसर न होने के बराबर था। फाटक के सामने से गुजरते हुए न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स ने वहां वीरानी का ऐलान किया था। सुबह मैंने गजाला की देखभाल के बारे में सुल्तान शाह की ब्रीफिंग की थी। उसके बाद वो दोनों अलग अलग होटल से रवाना हो गए थे। उनके जाने के बाद मैं काफी पीते हुए मुसलसल गजाला को दरपेश इम्कानी खतरात के बारे में सोचता रहा। फिर ज़हनी रूह में तब्दीली के ख्याल से अखबार ले बैठा, मगर खबरें पढ़ने के बावजूद जहन में चलते हुए चरखे का सिलसिला मुनक़ते करने में कामयाब न हो सका। 10 बजे मैं मुश्तबा कैबिनेट का नंबर लेकर इलाके के टेलीफोन एक्सचेंज में पहुंचा था। वहां थोड़ी देर के बाद मैं साइकिल पर रवाना होने वाले महकमे के एक कारकुन से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गया, जो मेरी गुफ्तगू से मरूब हो गया था। मैंने अपने मकसद पर आने से कबल 100 रुपए का एक नोट उसे थमाया, जिसे उसने कुछ कहे सुने बगैर अपनी जेब में डाल दिया। शायद उस किस्म का लेन देन उसके मामूलात में शामिल था।
अलबत्ता नोट की मालियत उसके लिए हैरान कर रही थी। कैबिनेट का नंबर उसने गौर से देखा था, फिर चंद मिनट में वापसी का वादा करके दफ्तर की इमारत में चला गया। जाते जाते अपनी साइकिल वो मेरी तहवील में दे गया था। वापस आया तो कागज के पुर्जे की पुष्ट पर 7 नंबर तक थे। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उन नंबरों में मेरी दिलचस्पी का सबब क्या है। उससे रुखसत होकर मैंने जीपीओ कॉल ऑफिस से न्यूमेरिकल डायरेक्टरी लेकर नंबरों के मुताबिक पते नोट किए और अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। ये बाद दीगरे मैंने उन 7 मकानों का जायजा ले डाला, जिनमें एक मिसेस दिलदार भट्टी का मकान भी था, जो मेरे नजदीक हर शुबे से बालातर साबित हो चुका था। बाकी 6 में से 5 बारोनक और पूरी तरह आबाद थे, लेकिन छठा अपने कद्दावर होने के बावजूद मुश्तबा नजर आ रहा था। उस इब्तदाई जायजे के बाद मैंने कुर्बो जवार में घूम फिर कर खासा वक्त बर्बाद किया। उस दौरान में मालूम हुआ कि बकिया 5 मकानात में इलाके के शुरफा का कयाम था, जो अयालदार होने के साथ साथ लगे बंदे मामूलात के आदी भी थे। उसमें किसी शख्स के मुअज़्ज़ज़ और शरीफ होने के लिए महज मेरे नजदीक उन मकानों में से किसी शख्स के मुअज़्ज़ज़ और शरीफ होने के लिए महज माली तौर पर या बाहसियत होना काफी था। और जब तक किसी आसूदा हाल के बारे में पुलिस या किसी और जरिए से कानून की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ न हो, उसके पड़ोसी वगैरह उसे मुअज़्ज़ज़ समझते रहते हैं। उस फलसफे की रोशनी में उन 5 मकानात को भी मैंने अपनी फहरिस्त से खारिज नहीं किया था, लेकिन छठा वीरान मकान अमली सहूलतों की बिना पर मेरी निगाह में ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। यही वजह थी कि उस वक्त मैं दोबारा उस वीरान मकान के कुर्बो जवार में मंडला रहा था। बज़ाहिर वहां मुकम्मल वीरानी का राज था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि अंदर कोई ना कोई रखवाला जरूर मुकीम होगा, क्योंकि दोनों आहिनी फाटकों में से कोई भी बाहर से मकफिल नहीं था। उस रोज मैंने होटल से खाली हाथ निकलने की हमाकत नहीं की थी। मेरी जेब में वो मुख्तसर सा पिस्तौल भरे हुए चैमर के साथ मौजूद था, जो C1 के जरिए बारूदी ब्रीफ केस में मुझे तक पहुंचा था। उस मकान में दाखिले के लिए बकिया 3 समतों से किसी कोशिश का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि पुश्त और दोनों पहलुओं पर उसके अहाते की दीवारें दूसरों के साथ मुश्तरक थीं। ले दे के बस सामने वाली दीवार से कूद कर या फाटक के जरिए अंदर दाखिल हुआ जा सकता था। खुद को किसी की निगाह में लाए बगैर मैं 4 बजे तक उसी इलाके में मंडलाता रहा। फिर कोई कदम उठाने से पहले एक करीबी फोन बूथ से होटल फोन कर डाला। मैं होटल के अमले पर गैर जरूरी तौर पर सुल्तान शाह और गजाला के ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने 2 मुख्तलिफ कॉल्स में ऑपरेटर से उनके कमरों के नंबर मांगे, लेकिन दोनों बार ही मायूसी का सामना करना पड़ा। उन दोनों की होटल से तवील गैर हाजिरी मेरे लिए बायस तशवीश थी, लेकिन उस वक्त मैं उनके मामले में बेबस था, लिहाजा मैंने धुंधलका फैलते ही अपनी कार्रवाई के आगाज का फैसला कर लिया। एक होटल में भारी नाश्ता करने के बाद आखिरकार 6:30 बजे मैं उस मकान पर जा पहुंचा। फाटक के दाहिनी जानब वाले सतून में कॉल बेल का पुश बटन नजर आ रहा था। मैंने तन बतकदीर होकर बटन पर उंगली रख दी। चंद सेकंड में मैंने बटन से उंगली हटा ली। उस दौरान में अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। अगर वो बटन वाकई किसी घंटी से मुंसलिक था तो घंटी मकान के किसी ऐसे दूर अफ्तादा गोशे में नस्ब थी जहां से उसकी आवाज का सुनाई देना नामुमकिनात में से था। थोड़े थोड़े वक्फे से 3 कोशिशों के बाद मायूस होकर मैंने आहिनी फाटक पीटने का इरादा किया, मगर फौरन ही उसे तर्क कर दिया। अगर वो मकान वाकई वीरान पड़ा हुआ था तो उस मौका से फायदा उठाने के बजाय शोर शराबा करके दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना हमाकत के मुतरादिफ होता। मैंने कुर्बो जवार का जायजा लिया, लेकिन शाम के धुंधलके में मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसका खौफ मुझे पेशकदमी से रोकने का बायस बनता। मैं फुर्ती से आईनी फाटक पर चढ़ा और अंदर नीम पुख्ता रविश पर कूद गया। मैं कूदकर अपने कदमों पर सीधा होने भी न पाया था कि सामने से बिजली की सराहत के साथ कोई लपका और अपने भारी भरकम वजूद के साथ मुझ पर आ पड़ा। मैं उस नागहानी मुसीबत से फौरी तौर पर अपना कोई दिफा नहीं कर सका और हल्क से बेमानी से हुर्राहट निकालता वो पुश्त के बल उसके नीचे ढेर हो गया। वो जो कोई भी था जरूरत से ज्यादा मगलूब और गज़ब मालूम होता था और मुझे एक लम्हे की भी मोहलत देने के लिए आमादा नहीं था। मुझे गिराते ही उसने अपने चौड़े चिकले हाथों से वहशियाना अंदाज में मेरा गिरबान थाम लिया और फिर मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भांप लिया कि वो मेरा आखिरी मौका था। अगर उस वक्त मैं गफलत से काम लेता तो वो पूरी कुव्वत से मेरे चेहरे पर टक्कर रसीद करके मुझे पूरी तरह जेर कर लेता। सुरात के साथ दोनों पहलुओं से मेरे हाथ हरकत में आए और उससे कबल के वो मेरे चेहरे पर टक्कर रसीद करने में कामयाब होता, मैंने दोनों हथेलियों के भारी हिस्सों से उसकी कनपटियां बचा दी। मेरी उस गैर मुतवक्के वार ने लहजा भर के लिए उसके औसान खता कर दिए और मैंने उस मोहलत से फायदा उठाकर उस खूनखार आदमी को अपने सीने से उछाल फेंका। मुझे उसके बोझ से तो निजात मिल गई, मगर उसके हाथ जोंकों की तरह मेरे गिरबान से उलझे रहे। मैं तड़प कर जमीन से उठा और उठते ही उसके वजनी जबड़े पर एक भरपूर मुक्का रसीद कर दिया। उसके हल्क से खौफनाक गुर्राहट आजाद हुई और वो गिरबान छोड़कर खतरनाक अंदाज में मेरी कमर से लिपट गया। उसकी गिरफ्त इस कदर खतरनाक थी कि मैं सटपटा गया। वो जोर लगाकर शायद मेरी कमर तोड़ना चाहता था और उसके साथ मुझे ऊपर उठाकर जमीन पर फेंक देने के लिए भी कोशिश था। मेरे हाथ भी उसकी गिरफ्त में फंसे हुए थे और मैं जेब से पिस्तौल निकालने के मामले में बेबस होकर रह गया था। मैं पूरी तरह चौकन्ना था और अपने बदन को अकड़ा लिया था। वो बार बार कचकचा कर जोर लगाता था और हर बार मुझे रगेदता हुआ फाटक से कुछ दूर ले जाता था।
जहां धुंधलका छाने के बावजूद वसी लान पर लंबी लंबी घास के साथ खुदरूप पौधों पर मुश्तमिल झाड़ झंकाड़ नजर आ रहा था। एक बार जैसे ही मुझे चंद सालियों के लिए कदम जमाने की मोहलत मिली, मेरा दाहिना घुटना तेजी से हरकत में आया और पूरी कुव्वत से उसके पेट के निचले हिस्से में घुस गया। फौरन ही उसकी गिरफ्त खत्म हो गई और वो दोनों हाथों से अपना पेट थामे तकलीफ से कराता हुआ पीछे उलट गया। मेरे लिए वो मौका गनीमत था। मैंने फुर्ती से जेब में हाथ डाला तो दिल धक से रह गया। उस मार धाड़ में पिस्तौल मेरी जेब से कहीं गिर चुका था। मैं अपनी बदनसीबी को दिल ही दिल में कोस कर रह गया। मैं गैर मुसल्ला हो चुका था और मेरा हरीफ जिस्मानी एतबार से मुझसे कहीं बरतर था। मुझे लम्हे भर के लिए ख्याल आया कि शायद वो भी गैर मुसल्ला ही था। उसके पास किसी किस्म का असलेहा मौजूद होता तो मेरे अंदर कूदने पर वो मुझ पर हमला आवर होने के बजाय असलेहा का जोर पर मुझे ललकार कर अपना कैदी बनाने की कोशिश करता। मेरे सामने दो ही रास्ते रह गए थे। फौरी तौर पर भाग कर लान पर फैले हुए कुदरू जंगल में पनाह दूं और मौका मिलते ही बाहर फरार होने की कोशिश करूं, या फिर रुक कर मुकाबला करूं और उसे हर कीमत पर नीचा दिखाने की कोशिश करूं। उस वक्त बाजी उलट जरूर गई थी, लेकिन मेरी जात भयानक खतरात से महफूज थी। अंधेरे के बायस मेरा हरीफ हरगिज मेरे कदोकाल का अंदाजा नहीं लगा सका था। अगर वह A2 का ही नमक ख्वार था तो मेरे निकल जाने पर अपने आका को किसी नामालूम आदमी की मुदाखलत की इत्तला देता और A2 शायद उस मकान को इस्तेमाल करना तर्क कर देता। हो सकता था कि फोन नंबर के बारे में वो अपनी हिकमत अमली बदल लेता और उसके सुराग के सिलसिले में मुझे अज सरनो मेहनत करना पड़ती, लेकिन उसे भूल कर भी मुझ पर शुबा न होता। दूसरी तरफ अगर मेरा हरीफ अपनी बेपनाह ताकत के बल पर मुझे अपना कैदी बना लेने में कामयाब हो जाता तो मेरा अंजाम यकीनन इबरतनाक होता। बाजपुर उसके दौरान मेरे लिए अपनी शिनाख्त छुपानी नामुमकिन होती और A2 अपने एक बागी मातहत के हक में मौत का फैसला सादर करने में जरा भी तरद्दुद न करता। ये सारे ख्यालात एक तेज रफ्तार फिल्म की तरह पल भर में जहन में घूम गए, लेकिन उससे बेहतर कि मैं कोई फैसला करता, मेरा वहशी हरीफ अपनी तकलीफ पर काबू पाके मेरी तरफ पलट चुका था। इस बार वो बराह रास्त मुझ पर हमला आवर होने के बजाय चंद कदम दूर रुका था, जैसे हमला करने के लिए मेरे किसी कमजोर पहलू का मतलाशी हो। फिर उसी लम्हे मैंने किसी करारी तार चाकू के खुलने की आवाज सुनी और मेरे दिल की धड़कनें यक बयक तेज हो गई। सूरत हाल अचानक ही गंभीर हो गई थी। उसके हाथ में दबे हुए चाकू का फल उसके हाथ की जुम्बश के साथ चमक उठता था और वो दांत पीस कर मुगल्लज़ात बकता मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो ताकत के घमंड में पुरअतमाद था और आखिरी वार करने से पहले धमकियां दे देकर मुझे खौफजदा करने की कोशिश में मसरूफ था और मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जा रहा था। यूं हम दोनों के दरमियान चंद कदम का फासला मुसलसल बरकरार था। आज तरह नरखना न काटा तो नाम नहीं। वो एक मर्तबा फिर चाकू वाला हाथ अचानक आगे बढ़ाकर नफरत आमेज लहजे में मुस्कुराया। इस बार मुझे वो मौका नजर आ ही गया जिसके इंतजार में मैं पसपाई इख्तियार करता हुआ तारीख लान की तरफ से रख रहा था। मैं नुसरात के साथ अपनी जगह छोड़ी और उस पर जा पड़ा। उसे मेरी पेशकदमी की तवक्को नहीं थी, फिर भी आखिरी लम्हे पर उसने मेरी जद से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी कलाई पर चाकू के फल की खराश की परवाह किए बगैर उसकी दाहिनी कलाई अपनी गिरफ्त में पूरी तरह जकड़ ली और उसे मोड़ना शुरू कर दिया। उसके लिए शायद वो मुकाबला खेल था, मगर मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला था। उसका चाकू वाला दाहिना हाथ नीचे तक जाने के बाद मैंने एक वहशियाना झटके के साथ कलाई मोड़ दी और उसका हाथ शाने के नीचे कमर से लगा दिया और वो तकलीफ से कराहता वो बेख्तियार कदरे आगे झुक गया। मैं मुसलसल ऊपर ही जोर लगाता जा रहा था ताकि दाहिने शाने पर दबाव मेरे हरीफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और अपना शाना उखड़ने से पहले वो चाकू छोड़ दे। खामोश मगर जहां गुस्सल जोर आजमाइश जारी रही। उसने दोबारा मेरी टांगों पर लात मारकर मेरा तवाजुन बिगाड़ने की कोशिश की, मगर मैं मुहतात रहा। फिर जब तीसरी बार उसने बाईं टांग चलाई तो मैंने उसका हाथ छोड़कर उसकी दाहिनी टांग लपक ली और वह हल्क से कहीं आवाज निकालता हुआ ढेर हो गया। गिरते हुए उसके हल्क से गैर इरादी तौर पर निकलने वाली उह की दर्द में डूबी हुई आवाज मेरे लिए बहुत फरत बख्श थी। मैंने जरा दूर हटकर देखा तो उसका दाहिना हाथ पसलियों से नीचे पेट के नीचे दबा हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता पहलू बदल रहा था। फिर उसका लहूलुहान लिबास सामने आ गया। गिरते हुए चाकू का फल बुरी तरह उसके पेट में उतर गया था और जख्म से तेजी से खून बहकर जमीन में जज्ब हो रहा था। उसे कराते हुए बदिक्कत तमाम चाकू अपने पेट से बाहर निकाला और अब वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। उसने कोहनियां टेक कर उठना चाहा, फिर एकदम पुश्त के बल जमीन पर गिरकर दोनों हाथों से यूं जख्म को थामा था जैसे खुले हुए पेट से आंतें बाहर निकल पड़ने का खौफ हो। मैंने बढ़कर बेरहमी से उसकी कनपट्टी पर एक ठोकर रसीद की और फुर्ती से पीछे हटा। उस वक्त अपने हरीफ के बारे में मेरा दिल नफरत या हमदर्दी के जज्बात से यकसर आ रही था। मेरी निगाह में वो महज एक मोहरा था और मैं नहीं चाहता था कि निस्बतन खामोशी के माहौल में होने वाले मुकाबले के भयानक अंजाम को अपनी यकीनी मौत की सूरत में भांप कर कहीं वो चीखो पुकार शुरू न कर दे, ताकि गुरबो जवार के लोग इधर मुतवज्जा हो जाएं और मेरे फरार की राहें मसदूद हो जाएं। ठोकर खाकर वो कराहा और उसका पूरा बदन जमीन से कई इंच ऊपर उछला। उसके बाद उसकी आवाज मादूम होगी और जिस्म हल्के से तशन्नुज से गुजर कर साख्त हो गया। मैंने बहुत एहतियात से उसका जायजा लिया तो वो वाकई बेहोश हो चुका था। चाकू उसके करीब ही जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके अपने लहू में डूब चुका था। उसकी नब्जों की रफ्तार भी कदरे सुस्त हो गई थी और बहने वाले खून की भारी मिकदार को देखते हुए
यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि उसे फौरी तिब्बी इमदाद न मिली तो मर जाएगा। मुकाबले के किसी भी मरहले पर मैंने उसे कत्ल करने के बारे में नहीं सोचा था। वह जरूर मेरा नरखरा काटने के बारे में हर्जा सराई कर रहा था, जबकि मैं सरासर मुदाफत ही कर रहा था। और अगर उसके बावजूद वो मर रहा था तो ये उसका अपना मुकद्दर था, जिसे तब्दील करने का नाम मुझे कोई इख्तियार था न हक। तब जंग बच चुका था। ए टूर उसकी तंजीम के खिलाफ मेरी जंग का आगाज हो चुका था और उस जंग में फतेह के लिए सब कुछ जायज था। जहां मतलब दुश्मन की मौत का इंतजार करने के बजाय मैं अपने गुमशुदा पिस्तौल की तलाश में मसरूफ हो गया। मेरे लिए उसका हसूल बहुत जरूरी था, वरना उस मामले में मेरी जात बेनकाब हो सकती थी। हम दोनों का मुकाबला मुख्तसर से रकबे में हुआ था, लिहाजा जल्द ही मैं अपना पिस्तौल तलाश करने में कामयाब हो गया। मुझे यकीन था कि असल इमारत में दाखिले के लिए अब शायद उस हथियार के इस्तेमाल की नौबत नहीं आएगी। उस इमारत में अगर कोई और मुतनफ़िस मौजूद होता तो जरूर अपने साथी की मदद को आता। काल्बन वही उस इमारत का अकलौता रखवाला था।